Hello everyone, this is your teacher संजीव कुमार। आज हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे। जो पिछले आप 4-5 क्लास में 12th का जो वीडियो देखे हैं उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाना सीखें। देखो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखे नहीं हैं। मेन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कूलम्ब फोर्स को सीखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सीखे हैं और डाइपोल से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो है शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। जैसे चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। साथ में हम लोग सीखे थे फर्स्ट डे कि चार्ज जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, n × e होता है। n का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से। साथ में हम लोग कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, अगर बीच का जो मीडियम है एयर या वैक्यूम रहे तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक ना, ये स्पेशली हो गया फॉर वैक्यूम और एयर। लेकिन अगर मान लो वैक्यूम एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहे, तब हम लोग पढ़े थे 1/4πε0 εr Q1 × Q2/r²। ये हो गया फॉर ए गिवन मीडियम, जिसमें ये जो एप्सिलॉन r है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इक्वल होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय जो लास्ट रिजल्ट आता है। वैसे तो डिफिनीशन में पढ़ा था कि हम लोग वैक्यूम में फोर्स देख लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे मीडियम के फोर्स से, लेकिन लास्ट रिजल्ट जो आया था मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी, इसके रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। अब चलो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q हो और उससे r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना तो E का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r²। साथ में इसी को सिखाए थे कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो 1/4πε0 Q/r³ × वेक्टर r ऐसे लिख सकते हो। या देखो एक और मेथड है, जनरली NCERT बुक वगैरह में जो है वो इस तरह से लिखा हुआ रहता, वो भी सेम ही बात होता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। 1/4πε0 Q/r² और यहाँ पे r का यूनिट वेक्टर लिखा रहता है। ठीक ना, r कैब लिखा रहता है, इसका मतलब r का यूनिट वेक्टर, मतलब जिधर r का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव और अगर ये टर्म निगेटिव हो तो ये और r एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे तुमको याद होगा कूलम्ब फोर्स जब वेक्टर फॉर्म में बतलाए थे
कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, मान लो ये पोजीशन वेक्टर r है, और इसको अगर तुम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक मेथड तुमको याद होगा, हम r12 करके बतलाए थे, इसी को तुम चाहो तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हो। जो फोर्स लिखते थे वही फोर्स लिखो। क्या फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसी को K बोल देते थे। Q1 इंटू Q2/r² बोलते थे। ये टर्म तो लिखेंगे ही, बस यहाँ लिख दो r का यूनिट वेक्टर, ये भी वेक्टर फॉर्म होता है। और एक और मेथड देख लेना, फर्स्ट क्लास में जो सिखाए थे वो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो सीखे। इसके बाद हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखो, जब डाइपोल से रिलेटेड हम लोग बात किए तो डाइपोल में हम लोग सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का बात किया। यहाँ प्लस Q चार्ज, बीच का सेपरेशन जो है वो 2L है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो हम लोग सीखे थे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो और इस दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जिसको अक्सर 2L से डिनोट करते, Q इंटू 2L। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। फिर याद करो, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, उसमें हम लोग सीखे -Q चार्ज प्लस Q चार्ज, यही डाइपोल है। और अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो इसके एक्सिस पे, और तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर कितना होगा, तो याद करो फॉर्मूला सिखाया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, जब भी बात कहाँ का हो? एक्सियल पोजीशन का। जब हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जैसे यहाँ -Q है, ये +Q है, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। अब तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोजीशन। तो डायरेक्शन तो सीधे जानना कि जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जहाँ तक मैग्नीट्यूड का बात है, तो एक्सियल पे जो मैग्नीट्यूड होता है उसका हाफ, यानी इस 2 को हटा दो, तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। देख लो, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग जितना बात सिखाए हैं, एक जनरल पॉइंट को छोड़ करके सारा बात बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक तुम्हारा एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा। अब जो है हम लोग कुछ और बात जो सीखे हैं उसको भी रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ जी, देखो अब हम लोग
लास्ट क्लास में सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसमें क्या तुमको याद रखना है, जैसे यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। सपोज करो इसके सेंटर से, ठीक ना, ये डिस्टेंस समझो एल है, ये भी एल है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट जो थीटा एंगल पे, और डाइपोल होने के लिए आर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल बोलो 2l बोलो, एक ही बात। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना, तो हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला सीखे थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³ √ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। देखो जो एक्सियल इक्वेटोरियल है, थीटा 0 पुट कर दोगे तो एक्सियल का फॉर्मूला आ जाएगा, 90 पुट कर दोगे इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है। फिर याद करो हम लोग इस डायरेक्शन को पिछले क्लास में नाम दिए थे यूआर डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को नाम दिए थे यू थीटा डायरेक्शन। और जैसा कि बतलाए थे, चलो इस हेडिंग को इधर लिख देवे, देखो जैसा कि बतलाए थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस दोनों के बीच में ही होगा। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर का जो डायरेक्शन है जिसको यू आर बोले हैं, उससे कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को अगर अल्फा बोले तो हमेशा याद रखना अल्फा को निकालने के लिए इस थीटा का जरूरत पड़ता है, और tan अल्फा इक्वल होता है हाफ tan थीटा का, यही रिलेशन। अब हम लोग लास्ट में सीखे थे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जी, टॉर्क का फॉर्मूला बताया गया था कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड और इसमें किसी डाइपोल को रख दिया, मान लो इसका डाइपोल मोमेंट जो है फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो, तो इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये होता है P sin थीटा, या इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E लिखते हैं। चलो इतना हम लोग बात सीखे थे। इसी में कुछ बात और बतलाए थे कि थीटा जब 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, थीटा 180 भी होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो जाता है। वैसे तो एक बात याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखते हैं तो ये गारंटी है कि उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क 0 होता है जब थीटा 0 हो या थीटा 180 हो। दोनों केस में डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन जब थीटा 0 डिग्री होता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये जहाँ टॉर्क पढ़ाए हैं वहाँ एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हुए हैं। टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो थीटा 90 कर दो, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हो गया P × E। चलो एक बार इसको जो है तुम लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और अब ये तुम्हारा डिटेल हो गया। पिछले जितना भी क्लास तुमको लिए उस सारे क्लास में जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सिखाए वो बात यही। अब तो चलो सारा फार्मूला तो लिख दिया। अब इसी फार्मूला पर बेस्ड हम लोगों का जो भी आगे का न्यूमेरिकल्स होगा। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे देखो तुमसे कहा गया क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम निगेटिव चार्ज। ठीक ना, यानी -1 कूलम में तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो। तो देखो तुम जानते हो कि अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो इलेक्ट्रॉन से ही होगा बना हुआ, मतलब उसमें चार्ज जो मेनली जिस वजह से निगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा। और तुम जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम के इक्वल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, जैसे इस तरह से समझो, n इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कितना चार्ज बन जाएगा, n × e। तो अगर चार्ज दिया रहे और e मालूम तो n निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया Q/e। तो 1 / 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व तो तुमको करने आता ही है, थोड़ा बहुत हम हेल्प कर रहे हैं। इसको ऊपर लेकर चले जाएं, 10⁻ क्या हो गया +19। इसी को जो है इस तरह से लिख लो, 10 / 1.6 10⁻18, या कहो 100 / 16 10⁻18। देखो तो इसको लिख सकते हैं 25/4 × 10⁻18। अब इसको सॉल्व करो, 6.62 10⁻18। मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, 6.62 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तब कितना कूलम चार्ज बनेगा, 1 कूलम चार्ज बनेगा। चलो इसको भी लिख लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे तुमसे कहा गया 2 पॉइंट चार्जेज each of 4 microcoulomb are placed at a certain separation. Find separation between the two charges if force of repulsion between them is 10 न्यूटन। देखो जी, या इसी क्वेश्चन को
जैसे हम डायरेक्ट बोल दिए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज 10 न्यूटन, या मान लो समथिंग कुछ भी 100 न्यूटन 500 न्यूटन, यानी फोर्स का। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड करने के लिए क्या करेगा, ऐसे पूछेगा फाइंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए पर्सन ऑफ 50 kg। ठीक है, बस केवल क्वेश्चन समझना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा कि दो ठो पॉइंट चार्ज, दोनों का वैल्यू जो है कितना है 4 माइक्रोकूलम। ठीक ना, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶। ठीक ना, दोनों का वैल्यू जो है वो 4 माइक्रोकूलम। दोनों को कितने सेपरेशन पे रखा गया है ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। देखो सेपरेशन नहीं बताया हुआ, लेकिन फोर्स कितना है ये मालूम। तो फोर्स कितना है, तो कह रहा है कि 50 kg का जो पर्सन होगा, कोई आदमी होगा, उसके वेट के इक्वल है, यानी फोर्स mg हो गया। 50 × 10 यानी फोर्स हो गया 500 न्यूटन। चलो फोर्स मालूम, चार्ज मालूम, बीच का सेपरेशन पूछा जा रहा है, कैसे बनाए। तो बस अभी तो फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में k q × q/r²। तो r का वैल्यू मुझे निकालना है k/f/q²। r हो गया √k/f इंटू q। k का वैल्यू तो आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹। और r का जो वैल्यू है, सॉरी f का जो वैल्यू है कितने के इक्वल है 500 न्यूटन। और Q जो है 4 माइक्रोकूलम है, 4 × 10⁻⁻⁶। देखो कैलकुलेशन में सुविधा के लिए पहले तो एक काम करो, ये 2 ठो 0 से कैंसिल हुआ, 9/5 10⁻⁷ इंटू 4 × 10⁻⁻⁶। थोड़ा समझना। देखो जी, तुम चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो, ये 9 है, (9 × 10/5 10⁻⁶) देख लो सही लिखा हुआ है। इंटू 4 × 10⁻⁻⁶। देख लो बढ़िया से। देखो ये ऑड नंबर में था, रूट के अंदर था, तो इवन बना लेंगे तो रूट से आसानी से बाहर आ जाएगा, पावर को हाफ कर देंगे। और यहाँ तुम देख लो 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 10/5 2 हो गया, यानी 3√2 और ये 10⁻³ हो गया, रूट से बाहर निकलेगा तो इंटू 4 × 10⁻⁻⁶। अब 4 × 3 12√2 10⁻³ न्यूटन। देख लो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को बनाए हैं और दोनों बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन बनाए हैं, कोई जो है टफ लेवल का नहीं है। इसको एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखो, तुमसे कहा गया टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय a distance of 1 meter. Find minimum electric force acting between them. ठीक ना, इन दोनों के बीच जो है कम से कम कितना फोर्स होगा। ठीक ना, दो ठो चार्ज पार्टिकल है, सेपरेशन दिया हुआ है, लेकिन चार्ज कितना है क्वेश्चन में कहा नहीं। तो ये तुमको अपने कॉमन सेंस से समझना है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड मिनिमम, ठीक ना, मिनिमम फोर्स। तो सोचो फोर्स मिनिमम कब होगा। आर तो फिक्स्ड है, चार्ज जितना ही कम होगा फोर्स उतना ही कम होगा। तो चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू यानी Q1 और Q2 मिनिमम होना चाहिए, जो कितने के इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। तो बस अब फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, के Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो वैल्यू पुट किया जाए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1.6 10 टू दी पावर -19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। क्वेश्चन में देखो R के जगह दिया हुआ है 1 मीटर, बस लिख दो। अब 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करोगे 2.56, ये 10 टू दी पावर 9 है, इधर 10 टू दी पावर जो है -38 हो गया, ये प्लस में है। तो देखो तो कितना हो गया, 10 टू दी पावर -29 हुआ क्या। देखो ये जो है, ठीक है। अब जो है नीचे 1 स्क्वायर है तो 1 है, जाहिर अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या दिमाग लगाना है। इतना न्यूटन तुम्हारा फोर्स होगा। अब देखो जो ये तो हम लोग सीखे कि अगर चार्ज पार्टिकल में चार्ज का वैल्यू ना दिया रहे और फोर्स का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तब समझ लेना कि वो इनडायरेक्ट में बताना चाह रहा है कि इसके पास जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, क्योंकि चार्ज का जो क्वांटा होता है, जो मिनिमम वैल्यू होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होता है या एक प्रोटॉन चार्ज के इक्वल। ठीक ना, अब इसको भी लिख लेना। धीरे धीरे जो है क्वेश्चन के लेवल को हम चेंज करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन में कहा गया तुमसे यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम चार्ज, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सपोज करो 12 मीटर दिया हुआ, 12 मीटर कहा गया तुमसे फाइंड, या चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर उसको लिख लें। कह रहा है क्या कि एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस्ड करते हैं। ये दोनों फिक्स चार्ज अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, ये मूव करने वाला नहीं, फिक्स्ड किया हुआ।
कह रहा कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर विच इट एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स। ठीक ना, थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें? वेयर शुड ए थर्ड चार्ज be placed to get zero net force। ठीक ना, अब ये जो थर्ड चार्ज है इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू नहीं भी दिया रहे तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो थर्ड चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है या समथिंग, कुछ भी तुम समझ ही रहे हो कि वैल्यू से कोई फर्क पड़ना नहीं। लेकिन चलो हम जो है इतना मान लेते हैं कि Q0 जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का कितना डिस्टेंस पे रखें कि नेट फोर्स 0। देखो एक बात याद रखना, अगर ये दोनों चार्ज इक्वल होता ना, ये 4 और ये भी 4 होता, तो तुम ठीक बीच में रखते तब नेट फोर्स 0 होता, क्योंकि जितना फोर्स लगा के ये इधर रिपेल करता उतना ही फोर्स लगा के इधर। लेकिन अभी ये चार्ज ज़्यादा है, इसलिए ठीक बीच में अगर रख दोगे तो ये ज़्यादा फोर्स लगाया कम फोर्स लगाया, इसलिए नेट फोर्स तो 0 एग्जैक्टली बीच में तो होने वाला है नहीं। यानी नेट फोर्स जो है जब भी 0 होगा तो इस Q1 के ही नज़दीक में होगा। ये हमेशा याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो जो चार्ज मैग्नीट्यूड में कम होता है, कम वैल्यू का जो चार्ज होता है, उसी के नज़दीक के पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है। तो Q0 पे अगर फोर्स देखें तो ये जो Q1 चार्ज है वो इसको इधर रिपेल कर रहा, Q1 चार्ज इसको रिपेल कर रहा, और ये जो Q2 चार्ज है ये इसको इधर रिपेल कर रहा। Q1 जो फोर्स लगाया उसको F1 बोले हैं, Q2 जो फोर्स लगाया उसको F2 बोले। अब जो है नेट फोर्स 0 होने के लिए F1 और F2 इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। जितना फोर्स राइट में उतना ही लेफ्ट में, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। यानी कि इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, बोलेंगे टू गेट 0 नेट फोर्स ऑन Q0 F1 शुड बी इक्वल टू F2। ठीक ना, F1 F2 के इक्वल होना चाहिए। तो F1 क्या होगा? तो K Q1 इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर। F2 हो गया K Q2 इंटू Q0 R माइनस एक्स। देखो बीच के सेपरेशन को जो है ना 12 मीटर को R बोल दे रहे हैं, R माइनस एक्स होल स्क्वायर। देख लो K तो कैंसिल हो गया, Q0 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? Q1 बाई एक्स स्क्वायर, Q2 बाई R माइनस एक्स होल स्क्वायर। मुझे तो x का वैल्यू चाहिए, चलो इसको इधर लाते हैं। R माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर Q2 बाई Q1। R 12 है, 12 माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर। Q2 जो है 16 माइक्रोकूलम और Q1 जो है 4 माइक्रोकूलम। तो 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, देख लो इधर 4 बचेगा और इधर स्क्वायर है, √4 हो गया। 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या बोलेंगे? 2।
12 माइनस x 2x, 3x इजकल टू 12, यानी x कितना आ गया 4 मीटर। देख लो ये जो 4 मीटर पोजीशन आया, जाहिर है ये जो स्मॉलर चार्ज है उसके नज़दीक हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो बीच का 12 मीटर है, मिडिल पॉइंट तो 6 मीटर पे होता, लेकिन ये 4 मीटर मतलब इसके नज़दीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों को अगर बनाना रहे कि एक चार्ज अगर मान लो Q1 और Q2 में एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता, तब काम कैसे करते, ठीक है, तब उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो फिर से क्वेश्चन वही है, बस तुमसे कहा गया कि Q1 जो है वो -4 माइक्रोकूलम है और Q2 जो है वो 16 माइक्रोकूलम। अब बतलाओ कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रख दें। ये दोनों फिक्स चार्ज, ये मूवेबल चार्ज नहीं है। थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रख दें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। फिर क्वेश्चन सेम, बस वैल्यू बदल गया। अब तुम थोड़ा सोचो, अगर थर्ड चार्ज को, अगर कोई Q0 चार्ज को तुम यहाँ पे रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज करो, तो ये Q1 जो है निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी Q0 को अपने ओर खींचेगा। और Q2 पॉजिटिव है और Q0 भी पॉजिटिव है तो Q2 इसको रिपेल करेगा। तो सोचो ये जो Q0 है इस पर दो फोर्स लगा, एक Q1 इसको अपने ओर खींच रहा है और Q2 इधर रिपेल कर रहा है। सोचो तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, क्या नेट फोर्स 0 हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। यानी एक बात की तो गारंटी है कि इस केस में नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं। यानी अब इसके लिए तुम याद रखना, जब भी दोनों चार्ज में एक प्लस हो और एक माइनस हो तो तीसरा चार्ज को बीच में रखोगे कहीं भी तो नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। और दूसरा बात यही याद रखना कि नेट फोर्स जब भी 0 होता है तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसी के नज़दीक में 0 होगा। तो थोड़ा समझना, अगर तुम यहाँ पे Q0 को रख दिया तो ये जो Q1 है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा, क्योंकि Q1 माइनस है और Q0 हम लोग प्लस लिए, और Q2 जो है ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। ठीक ना, देखना Q1 अट्रैक्ट कर रहा और Q2 जो है वो रिपेल कर रहा। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गया, इसलिए अगर F1 F2 इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स 0 तो हो जाएगा। अब चलो कोई स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर ऐसा नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे Q0 को रख देते तो ये Q1 जो है उसको अपने ओर अट्रैक्ट करता और Q2 रिपेल करता, यहाँ भी तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो बोलेंगे कि नहीं, यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं 0 हो सकता है? बोलेंगे कि देखो ये Q2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये इसके नज़दीक भी है, तो Q2 जितना इस पर रिपल्सन का फोर्स लगा देगा Q1 उतना अट्रैक्शन का फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। इसी कारण से ये याद रखना कि जब भी एक चार्ज प्लस हो और एक माइनस हो तो पहले तो जानना कि दोनों के बीच में कहीं नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और जब भी 0 होगा तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसके नज़दीक में। तो चलो अब जो है बोलेंगे टू गेट 0 नेट फोर्स ऑन Q0। तुम चाहते हो कि Q0 पे नेट फोर्स 0 हो तो बोलेंगे F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू तो Q1 के कारण जो फोर्स लगा तो Q0 इंटू Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और Q2 के कारण फोर्स लगा Q0 इंटू Q2 बाई, अब देख लो ये बीच का गैप 12 मीटर, हम लोग पिछले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, केवल हम लोग
+4 माइक्रोकूलम के जगह -4 माइक्रोकूलम। तो आप बोलेंगे Q2 और Q0 के बीच का जो गैप है वो हो गया R + x होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो K कैंसिल, Q0 कैंसिल, Q1/x², Q2/R + x होल स्क्वायर। देखो जी, तो R + x/x होल स्क्वायर Q2/Q1। R का वैल्यू क्या पुट करें, 12 + x/x होल स्क्वायर। अब देखना Q2 कितना है, 16 माइक्रोकूलम। Q1 कितना है, तो बोलेंगे 4 माइक्रोकूलम। ये नहीं करना कि हम -4 माइक्रोकूलम रखते, माइनस चार्ज था, इसी कारण तो फोर्स इस पर इधर लगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कहीं फोर्स 0 होता। यानी फोर्स का जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो चार्ज प्लस रहे या माइनस रहे, चार्ज को प्लस ही लिखना है। देखो क्या आ गया, 12 + x/x होल स्क्वायर = 4, यानी 12 + x/x = 2, 12 + x = 2x, यानी कि x = 12 मीटर, है ना। Q1 से 12 मीटर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट लोगे तब नेट फोर्स इधर के किसी पॉइंट पर 0 होगा। समझ गया, रिजल्ट तो आया हुआ है, 12 मीटर के डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब देखो जी, अगर तुमसे कोई कह दे कि ये जो है -4 माइक्रोकूलम है और ये जो चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, ठीक ना, दोनों इक्वल है। अब तुमसे कहा जाए, मान लो बीच का सेपरेशन कुछ भी, जैसे 12 मीटर ही ले लिए, बतलाओ कहाँ पे एक थर्ड चार्ज को रखे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इतना तो जान रहे हो, एक प्लस है एक माइनस है, तो बीच में तो कहीं 0 होने वाला नहीं। जब भी 0 होगा तो इस साइड या इस साइड, लेकिन जो स्मॉलर चार्ज होता उसके नज़दीक में। तो तुमसे कोई पूछे कि इसमें स्मॉलर चार्ज कौन है, तो बोलेंगे कि देखो +4 माइक्रोकूलम हो या -4 माइक्रोकूलम, ये अलजबरा और मैथमेटिक्स नहीं है कि यहाँ बोल दोगे +4 इज ग्रेटर देन -4। प्लस और माइनस साइन चार्ज के आगे जो लगता है उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं जो उसके नेचर को बतलाता है। यानी ये दोनों चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए कोई ऐसा पॉइंट मिलने वाला नहीं है इस बोर्ड पर जहाँ की नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक ना, सही मायने में कोई देयर इज नो रियल पॉइंट where net force acting on third charge will be 0। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रुक, तो अभी तक मैं इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम है वो सब सिखाए हैं। उम्मीद है टोटल क्वेश्चन लगभग समझ में आया ही होगा। हाँ, एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो आज इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम न सिखा करके आपको होमवर्क दे रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो
कमेंट में लिखा कि सर इस लॉकडाउन में हम लोग बुक लेकर के आए नहीं हैं, तो जब आप होमवर्क दीजिएगा तो क्वेश्चन भी दे दीजिएगा। तो देखो ऐसा है कि जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एससी वर्मा का बुक का थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो बुक से देख ही सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। और जब हम लोग ऐप के थ्रू मटेरियल देंगे तो उस समय सब क्वेश्चन वगैरह सब दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोऑपरेट करना होगा आप लोगों को। और अभी जो होमवर्क दे रहे हैं, देखो एससी वर्मा का जो सेकंड वॉल्यूम, ठीक ना, एससी वर्मा का जो वॉल्यूम 2 है, इस वॉल्यूम 2 में चैप्टर 29 यहीं से स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक ना। उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और अभी हम लोग जो भी प्रॉब्लम बनाए हैं वो कूलम्ब फोर्स पर बेस्ड बनाए हैं। तो होमवर्क हम बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बस तुम ट्राई करना 1 से लेकर के 10 तक प्रॉब्लम को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए, जो एक्सरसाइज उसका है उस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्सरसाइज का 1 से 10 तक जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको तुमको ट्राई करना है। फिर अगले क्लास में जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम में दिक्कत होगा वो तो प्रॉब्लम का हम टाइप बताएंगे ही। अभी कूलम्ब्स लॉ में ही और भी जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, पिथ बॉल को लटकाने से रिलेटेड या डिफरेंट या 2-3 चार्जेज हो, मतलब ढेर सारे पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, तब कैसे काम करेंगे तो वो आगे सीखेंगे हम लोग। आज इतना है, थैंक यू।